हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय होम ट्यूशन। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कवर करेंगे। इसके जो फर्स्ट दो पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। एंड लास्ट वाला जो वीडियो था वो 20 मिनट्स का हो चुका था, तो मुझे लगा कि ज़्यादा बड़ा करेंगे तो इंटरेस्ट खो जाता है स्टूडेंट्स के। सो इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में बांट दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है एनसाइक्लोपीडियाज। Now, encyclopedia is a systematic compilation of information or knowledge of various topics. The information or knowledge in encyclopedia is arranged with a specific method. Organizing available knowledge and making it accessible is the main objective of the encyclopedias. Now, encyclopedias का main objective क्या है और ये चीज़ करता क्या है, ये है क्या encyclopedia? encyclopedia एक ऐसा कंपाइलेशन है, बहुत सारे टॉपिक्स का इंफॉर्मेशन लिया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है, देन उसको सिस्टमेटिकली सजाया जाता है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स के हमने कुछ इंफॉर्मेशन ले लिए, प्लांट्स के ले लिए, ह्यूमन के ले लिए, यूनिवर्स के ले लिए। ओके, नाउ इनका एक एक सेक्शन बनाया जाता है एंड उसके अंदर सब सेक्शंस भी होते हैं। ओके, सो एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिकली सजाया जाता है ताकि रीडर जब इसको पढ़ेगा तो रीडर का इंटरेस्ट नहीं खोना चाहिए। रीडर अगर स्टार्स के बारे में पढ़ रहा है तो स्टार के बाद वो कुछ ना कुछ यूनिवर्स में ऐसे चीज़ें हैं उसके बारे में और पढ़ना चाहेगा, जिससे उसकी क्यूरोसिटी बढ़ेगी। जैसे कि सोलर सिस्टम में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स है। नाउ एक क्यूरोसिटी ये भी बढ़ता है फिर कि इन सारे स्टार्स में से सबसे बड़ा वाला कौन सा है, सबसे चमकने वाला कौन सा है। ठीक है, तो आप कोई भी टॉपिक को जब एक पढ़ने लगते हो तो उसके अंदर आप कुछ ना कुछ पढ़ के एक और क्यूरोसिटी आपके अंदर आ जाता है कि हाँ, इसके बारे में भी देखते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया हमें उस तरीके से एक डायरेक्शन में लेके जाता है। तो चलिए बेनिफिट्स देखते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया? एनसाइक्लोपीडियाज मेक वास्ट वॉल्यूम ऑफ नॉलेज एक्सेसिबल टू रीडर्स। वास्ट वॉल्यूम ऑफ नॉलेज का मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब बहुत सारा, जिसका कोई एंड नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, रीडर्स को एक के बाद एक मिलता ही जाएगा, वो रीड करता ही जाएगा। इट कैन हेल्प इन सेटिस्फाइंग देयर क्यूरोसिटी। तो वही मैं जो आपको बता रहा था कि आपकी जो उत्सुकता है, क्यूरोसिटी है किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए, जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सबको ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी है कि वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा। अब किसी किसी को ये भी इंटरेस्ट है कि वैक्सीन जो बन रहा है उसका साइंटिफिक तरीका, उसका क्या मतलब टेक्निकली क्या बन रहा है, कैसे अपने हमारे बॉडी के अंदर वो काम करेगा। बहुत सारे जन के मन में ये क्यूरोसिटी भी है, तो उसकी वजह से वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढता रहता है साइंटिफिक। ओके, सो एनसाइक्लोपीडियाज में कुछ इसी तरीके से सारे चीज़ों को सजाया गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। एनसाइक्लोपीडियाज प्रोवाइड फंडामेंटल इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। फंडामेंटल मतलब जरूरी और फैक्ट जो कि सच्चाई है। ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। मतलब आप अगर कोई चीज़ रीड कर रहे हो और आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, मीन्स उसका मीनिंग नहीं पता है आपको, तो क्या आपको मजा आएगा? नहीं। इसीलिए एनसाइक्लोपीडिया में कुछ इस तरीके से सब कुछ रखा जाता है ताकि रीडर को प्रॉपरली समझ में आए। दस द रीडर गेट मोटिवेटेड टू रीड एक्सटेंसिवली। तो रीडर को ये मोटिवेट भी मिलता है कि वो और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी ले। एनसाइक्लोपीडियाज मेक द एग्जिस्टिंग नॉलेज इजीली एक्सेसिबल टू स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स एंड ऑल्सो हाईलाइट द रिसर्च एरिया विच हैव नॉट येट रिसीव इनफ अटेंशन। नाउ यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया जो स्कॉलर्स लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं या फिर रिसर्चर्स लोग हैं, ठीक है, ये सारे लोगों को नॉलेज जो है वो इजीली एक्सेसिबल किया जाता है। नाउ देखिए, अगर रिसर्च कोई कर रहा है, ठीक है, अब समझिए कि मैं एकदम सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। हम सबको पता है कि कॉटन कैसा है, बहुत ही सॉफ्ट है, वो वाइट है, उसका कंपोजिशन भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है कहीं पर पढ़ने के लिए। तो किसी ना किसी ने ये रिसर्च किया है कि कॉटन कैसा है, लेकिन किसी ने इस चीज के बारे में रिसर्च नहीं किया होगा कि कॉटन का जो सीड होता है ना, सीड, ठीक है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो रिसर्च करते करते कुछ ऐसे एरियाज है जिसको अभी तक अटेंशन नहीं मिला है। तो सिंपली जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कॉटन के बारे में रिसर्च सबने किया है, तो किसी के दिमाग में यह आया कि मैं कॉटन के सीड के बारे में रिसर्च करता हूं कि इसके सीड की क्या कॉम्पोजिशन है, इसके सीड में क्या खासियत है। तो तब वो जो सीड जो अटेंशन में नहीं था, रिसर्च करते करते ऐसे बहुत सारे एरियाज है, चीज है जिसका रिसर्च होने लगता है एंड वो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया आर इंडिकेटर ऑफ द स्टेट ऑफ कल्चर राइटनेस ऑफ अ सोसाइटी। इसका मतलब है कोई भी सोसाइटी हो, कल्चर हो गया, उसका एनसाइक्लोपीडिया। एकदम सिंपल सा एग्जांपल दूं तो ऐसा है कि अगर कोई बंगाली है, ओके, एंड बंगाली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है, कुछ ना कुछ इन्वेंशन किया है, कुछ ना कुछ डिस्कवरीज किए हैं। ओके, तो अगर सिर्फ वो पर्टिकुलर कम्युनिटी, सोसाइटी अगर अपना एनसाइक्लोपीडिया मेंटेन करता है तो नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये बहुत ही एक
इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये एक इंडिकेटर भी है कि वो कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कल्चर को और आगे बढ़ाता है, उसको और अच्छे से किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से उसको चला सकते हैं, उसमें और ज़्यादा सुधार लाता है। द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ अ सोसाइटी डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर वुड बी क्रिएटेड। इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल, उनकी सोच कैसी है, ठीक है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं एंड उनका कल्चर कैसा है, ये डिटरमाइन करता है कि उस सोसाइटी का एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर किस तरीके का होगा, ठीक है। हर एक सोसाइटी का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो बुद्धिस्ट का अलग है, जैन का अलग है, हिंदू का अलग है, ओके। सो ये सब एक मैटर करता है कि इंटेलेक्चुअल चीज़ें कैसी है, कल्चरल चीज़ें कैसी है, और वो चीज़ सोसाइटी को एक डायरेक्शन देता है कि उस सोसाइटी का लिटरेचर वर्क कैसा होना चाहिए, एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर वर्क किस तरीके का होना चाहिए। Accuracy, meticulousness, objectivity, standardized format of presentation and updated information are the criteria for डिज़ाइनिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ एन एनसाइक्लोपीडिया। तो एनसाइक्लोपीडिया को बनाने के लिए भी इतने सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो रीडर को एक जगह पर बांध के रखे। बांध के रखे का मतलब है रीडर का इंटरेस्ट ना चला जाए। तो पूरा स्ट्रक्चर एक अच्छा खासा होना चाहिए ना। आप जैसे अभी इस टेक्स्ट बुक को ही देख लो। इस टेक्स्ट बुक में पहले जो 10 साल पहले के जो हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स थे, उसमें तो मतलब बहुत ही कम जो पिक्चर्स होते थे फ्रीडम फाइटर्स के, या फिर कोई भी इंसिडेंट हो गया, ठीक है। आज भी मुझे याद है जो बॉस्टन टी पार्टी का जो सिर्फ एक फ़ोटो दिया गया था हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में, तो हमने उसको बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ा था, क्योंकि हमें ना वो चीज़ एक दिख रहा था कि हाँ ये एक फ़ोटो है करके, ठीक है। तो उसके बाद चेंजेस आया, बुक्स बदले गए, तो आज आपके बुक में बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स है, इलस्ट्रेशंस है, जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आता है। क्योंकि हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, अगर हम उसको आंखों देखा भी थोड़ा सा देखेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ता है, सिर्फ सुनने से मज़ा नहीं आता, ओके। इसीलिए मैंने जितने भी लेक्चर्स बनाए, जितने भी पार्ट्स बनाए हैं इसके, उसमें मैंने, आप देखिएगा, इसमें भी आप देखिएगा कि मैंने पिक्चर्स डाले, ताकि आप जब सुन रहे हो किसी चीज़ के बारे में, वो दिखता कैसा है, वो भी अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट और ज़्यादा आएगा, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, रिवाइज्ड एडिशन ऑफ द एनसाइक्लोपीडियाज और सप्लीमेंट्स टू ओरिजिनल एडिशन नीड टू बी पब्लिश। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि एनसाइक्लोपीडिया को हमेशा अपडेटेड रखा जाए। जो भी एडिशंस अपडेटेड हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हर बार अपडेट करके पब्लिश किया जाए। Encyclopedias are arranged either in alphabetical order or according to the order of topics. Now आपने बहुत बार देखा होगा डिक्शनरी में कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारा चीज़ दिया हुआ रहता है, ओके। नाउ क्या होता है, एनसाइक्लोपीडियाज दो टाइप के सजाए जाते हैं, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और एक टॉपिक वाइज। नाउ टॉपिक वाइज क्या हो गया, अगर ह्यूमन बॉडी को आप पढ़ रहे हो तो टॉपिक वाइज रहता है। उसमें पहले रेस्पिरेशन प्रोसेस रहेगा, फिर रेस्पिरेशन के बाद डाइजेशन प्रोसेस रहेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज जा रहे हैं हम, ठीक है। द टाइप ऑफ ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय कीपिंग द कन्वीनियंस ऑफ रीडर्स इन माइंड एंड द ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू द इन्फॉर्मेशन। नाउ मैंने जैसे आपको बताया कि पहले रेस्पिरेशन प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी का, फिर देन डाइजेशन प्रोसेस है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक शुरुआत से रीडर को लेके जाऊँ, अगर शुरुआत से रीडर को दिखाते जाओ कि क्या क्या स्टोरी चल है, तो रीडर का क्या होगा, इंटरेस्ट भी रहेगा। अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाना चालू करूंगा कि ब्रेन का ये फंक्शन है एंड सीधा मैं आपको नेल्स के बारे में पढ़ाना चालू कर दूंगा, तो वो क्या रिलेटेबल होगा? नहीं। ब्रेन के फंक्शंस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ब्रेन के बाद नर्वस सिस्टम आता है, सेंट्रल सिस्टम आता है, ठीक है, फिर कैसे वो कनेक्टेड है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, वो सिस्टम आता है। तो इस तरीके से हम एक टॉपिक को रिलेटेड टॉपिक के साथ जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, रीडर जो है वो कनेक्टेड रहता है, रीडर का जो अटेंशन है वो हटता नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ इंफॉर्मेशन जो है एनसाइक्लोपीडिया में अच्छे से रखा गया है। एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया इज वेरी कन्वीनियंट इन दिस रिगार्ड। नाउ अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में अगर जानना है अचानक से, मतलब आपको सिर्फ ये जानना है कि किडनी का क्या फंक्शन है, ओके, सो एनसाइक्लोपीडिया में लास्ट की तरफ इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स में आप देख सकते हो, आप देखोगे कि ब्रेन, हार्ट, फिर आपको किडनी मिल जाएगा। तो इस तरीके से मतलब उसको सजा के रखा जाता है ताकि कन्वीनियंट हो ढूंढने में। द एनसाइक्लोपीडिया कैन बी क्रिएटेड ईदर बाय ए सिंगल एडिटर और एन एडिटोरियल कमिटी। नाउ एक सिंगल एडिटर भी बना सकता है, इसमें मेहनत कर सकता है, या फिर पूरी एक कमिटी होती है, पूरी एक ग्रुप होती है, ओके।
एंड द आर्टिकल्स इन द एनसाइक्लोपीडिया आर रिटन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट। नाउ यहाँ पर एक्सपर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, कोई भी मुंह उठा के नहीं कर सकता एनसाइक्लोपीडिया को एडिटिंग या उसमें जो भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना है। इसके लिए एक्सपर्ट्स होना ज़रूरी है, और वो भी जिस सब्जेक्ट का एनसाइक्लोपीडिया बनाया जा रहा है उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक हिस्ट्री का एक्सपर्ट एक साइंस का चीज़ बनाएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, वो कुछ ना कुछ उससे छूट जाएगा, तो इसीलिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। चलिए अभी देखते हैं कि टाइप्स कितने हैं एनसाइक्लोपीडियाज के। एनसाइक्लोपीडियाज कैन बी अप्रॉक्सीमेटली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स दैट आर डिक्शनरीज, कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया जिसको हम विश्वकोश भी बोलते हैं, एनसाइक्लोपीडिक, कोशाध्रुस, लिटरेचर, इंडेक्सेस। सो इनके बारे में नीचे इंफॉर्मेशन दिया है तो डायरेक्टली हम वही पढ़ते हैं। डिक्शनरीज अरेंज द वर्ड इन अ लैंग्वेज इन सर्टन ऑर्डर। तो डिक्शनरीज हमने सबने देखा है कि उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ रहता है। अगर आपको कुछ चाहिए, कोई भी वर्ड का मीनिंग चाहिए, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कौन से अल्फाबेट से वो चालू हो रहा है। ओके, सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज मोर कॉमन, ज़्यादातर कॉमन डिक्शनरीज में वही होता है। इट गिव्स मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एटमोलॉजी। नाउ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, अलग अलग वर्ड्स के आपको अलग अलग मीनिंग्स मिल जाएंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले अलग अलग वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। एटिमोलॉजी का मतलब होता है कि अगर कोई वर्ड आप ढूंढ रहे हो और उस वर्ड का जो रूट सोर्स होता है वो दिया रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है। सो ग्रीक वर्ड क्या है हिस्ट्री का, हिस्टोरिया। सो हिस्टोरिया से हिस्ट्री वर्ड को डिस्कवर किया गया है। तो ऐसे वर्ड्स को जब हम पढ़ते हैं उसको एटिमोलॉजी बोलते हैं। सो वैसे डिक्शनरीज में सारे अलग अलग वर्ड्स दिए हुए रहते हैं कि वो कहाँ से लिया गया है एंड वो उसका रूट सोर्स क्या है। There are various types of dictionaries, comprehensive dictionaries which include only certain types of words. Now मैं यहाँ से पहले से ही एक्सप्लेन करते हुए जाता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट का रिलेटेड मतलब थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, वैसे डिक्शनरीज विच इंक्लूड ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ वर्ड्स। नाउ ये वैसे डिक्शनरीज होते हैं जिनमें थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स के सर्टन टाइप्स के वर्ड्स के मीनिंग्स दिए हुए रहते हैं जो आपको कॉमन डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। डिक्शनरीज ऑफ टर्मिनोलॉजी डील्स विथ टर्म्स पिक्यूलर टू अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। नाउ ये कैसा डिक्शनरी है, लाइक मेडिकल फील्ड हो गया, तो मेडिकल फील्ड के लिए अलग डिक्शनरी होता है जिसमें मेडिकल टर्म्स के मतलब लिखे हुए रहते हैं। ओके, एंड साइंटिस्ट लोगों के लिए साइंटिफिक डिक्शनरीज हो गए जिसमें साइंटिफिक टर्म्स के मीनिंग्स दिए रहेंगे। सो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि डील्स विथ टर्म्स पिक्यूलर टू अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, जो भी एक सर्टन अलग लेवल का जो ब्रांच होता है उसके अलग लेवल के डिक्शनरीज होते हैं। एटमोलॉजिकल डिक्शनरीज, इसका मतलब मैंने बता दिया आपको, जिसमें सारे रूट सोर्स रहते हैं वर्ड्स के। थिसॉरस का मतलब क्या है, थिसॉरस का मतलब है कि सिमिलर वर्ड या सिमिलर फ्रेज का सेम मीनिंग होता है, कुछ उस टाइप के डिक्शनरीज होते हैं। डिक्शनरीज ऑफ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। नाउ डिक्शनरीज जिसमें इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स होते हैं, प्रोवर्ब्स का मतलब आपको पता है कि कहावतें होती है, कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप्स के डिक्शनरीज होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया जिसको विश्वकोश भी बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विश्वकोश। इट इंक्लूड्स ऑल द सब्जेक्ट्स अंडर द सन। फॉर एग्जाम्पल दिया है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। नाउ ये जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है इसमें सारे जनरल नॉलेज के आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। महाराष्ट्रीय ध्यानकोश। नाउ महाराष्ट्रीय ध्यानकोश वो है जिसमें मराठी लैंग्वेज में मतलब मराठी एनसाइक्लोपीडिया बनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट, देन मराठी विश्वकोश एक्सेट्रा, तो बहुत सारे हैं ऐसे। इट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन वन चूजन सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल भारतीय संस्कृति कोश और व्यायाम ध्यानकोश। नाउ नेक्स्ट जो दूसरे टाइप के विश्वकोश है या फिर कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया है, उसमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वो होते हैं। मीन्स मैंने आपको बोला ना कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही होता है कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें होना। सो यहाँ पर भारतीय संस्कृति कोश का मतलब क्या हुआ कि भारत से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको पर्टिकुलरली मिल जाएगा। व्यायाम ध्यान कोश का मतलब फिटनेस के कैटेगरी में जितने भी टाइप्स के इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एनसाइक्लोपीडिक कोशाध्रुस लिटरेचर। It is similar to an encyclopedia which comprises scholarly article providing information on all possible aspect। तो आप बोल सकते हो कि इसमें ऑल ओवर सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है।
सारे जनरल नॉलेज के जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो सारे इसमें होते हैं। अब मैं बताता हूँ डिटेल में कि एक्चुअली में कैसा है। ऑन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट और वन और मोर प्री डिटरमाइंड सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र जीवन वॉल्यूम 1 एंड 2, सहार पुणे वॉल्यूम 1 एंड 2, ईयर बुक मनोरमा, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। नाउ इसमें क्या है देखिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए हो गया, फिर आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो गया, कुछ ऐसे एनसाइक्लोपीडियाज है जो या तो ईयरली या तो हाफ ईयरली या तो मंथली ऐसे एनसाइक्लोपीडियाज इन लोग पब्लिश करते हैं, जिसमें क्या होता है, अगर वो मंथली है तो एक महीने में क्या क्या घटनाएं घटी है, मीन्स पॉलिटिकली हो गया, साइंटिफिकली हो गया, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, मीन्स ऑल जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और फैक्ट्स, ठीक है, वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो अगर मंथली है तो एक एक मंथ का उसमें इंक्लूड किया जाता है, अगर हाफ ईयरली है तो 6 मंथ में जो भी सारी चीज़ें घटेगी, जो भी सारी इंसिडेंट्स या इवेंट्स होंगे, वो सारे फैक्ट्स उसमें इंक्लूड किया जाएगा, और अगर ईयरली होगा तो पूरे ईयरली का। नेक्स्ट इंडेक्सेस में आते हैं। इंडेक्सेस यूजुअली अकर्स एट द एंड ऑफ द बुक, ओके, यूजुअली अकर्स एट द एंड ऑफ द बुक, एंड ऑफ द बुक के उस तरफ रहता है, ठीक है, पीछे की तरफ। देयर आर फ्यू इंडेक्सेस पब्लिश्ड सेपरेटली। ना कुछ ऐसे इंडेक्सेस है जिसको सेपरेटली पब्लिश किया जाता है। इंडेक्सेस आर द अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट, प्लेस, कीवर्ड्स, रेफरेंस बुक एक्सेट्रा। सो एक एग्जांपल देता हूं एकदम सिंपल वाला, पहले इसमें जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल द इंडेक्स ऑफ मराठी पीरियोडिकल्स prepared by S.G. Datte. Index are helpful in finding required information and it makes the information in a book easily accessible. Now यहाँ पर जो मराठी पीरियोडिकल्स है, मराठी पीरियोडिकल्स का मतलब न्यूज़पेपर भी हो सकता है, ठीक है, मैगजीन्स भी हो सकता है, जो रोज न्यूज़पेपर छपते हैं वो भी हो गया, जो मैगजीन्स 15 डेज में या फिर मंथली या फिर हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली, ओके, ये सारे जो भी चीज़ें हैं वो मराठी मतलब पीरियोडिकल्स में आता है। तो मराठी पीरियोडिकल्स जो होते थे प्रिपेयर्ड बाय S.G. दत्ते, इंडेक्सेस आर हेल्पफुल इन फाइंडिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। नाउ इसके जो इंडेक्सेस होते थे, इंडेक्सेस का मतलब आप समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एक मैगजीन मैंने छापा, ठीक है, मंथली मैगजीन पकड़ लेते, 12 मंथ में 12 मैगजीन आएंगे, ओके। सो अगर आपको कोई एक ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि 6th पीरियोडिकल्स में था, मतलब 6th मैगजीन में था, 6th मंथ के मैगजीन में था, सो किसी को भी ऐसा याद नहीं रहता है कि ये वाला टॉपिक वो वाले मंथ के मैगजीन में था, सो वो आप कैसे ढूंढोगे? सो अगर आपके पास इंडेक्स है तो इंडेक्स में ये पूरा लिखा हुआ रहता है कि फर्स्ट मंथ में जो मैगजीन निकला था उसमें ये टॉपिक्स कवर थे, ठीक है, सेकेंड मंथ में ये टॉपिक्स कवर थे। तो अगर आपके पास इंडेक्स होगा तो जो भी टॉपिक आप ढूंढ रहे हो वो इंडेक्स से एकदम जल्दी एक्सेसिबल हो जाएगा, मीन्स आपको जल्दी मिल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सेपरेटली भी छापा जाता है या फिर बुक के एंडिंग में भी होता है, ओके। चलिए अब देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री। एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री एज एकेडमिक एक्सरसाइज पुट स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी। नाउ ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि हम एकेडमिकली जो भी एनसाइक्लोपीडिया, जो भी इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम इससे क्या सीखेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा स्ट्रेस इसमें डाला जाता है कि कुछ ना कुछ इससे स्टूडेंट्स को सीखने मिले। एनसाइक्लोपीडियाज पब्लिश्ड इन वेरियस कंट्रीज एंड इन वेरियस लैंग्वेजेस। सो एनसाइक्लोपीडिया जो है अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेजेस के होते हैं, ऑब्वियसली हर कंट्री के जो लैंग्वेज है वो अलग है, इस वजह से may differ in their approach because of the different priorities. Now हर कंट्री के जो भी अप्रोचेस है, जो भी प्रायोरिटीज है, जो भी ज़रूरतें हैं वो अलग अलग है, ओके। सो इसीलिए हर एक का जो एनसाइक्लोपीडिया है वो डिफर करता है, वो डिफर का मतलब वो अलग अलग है। दैट स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनल पॉलिसीज, एथिकल वैल्यूज एंड आइडियाज। नाउ उस एनसाइक्लोपीडिया के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, वो चीज़ जो भी एनसाइक्लोपीडिया बनाया जाता है वो किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि नेशनल पॉलिसीज क्या है उस देश के, ठीक है, एथिकल वैल्यूज़ क्या है, एथिकल वैल्यूज़ एंड मतलब हो गया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और क्या क्या ऐसे प्रिंसिपल्स है जो फॉलो करने पड़ेंगे, एंड आइडियल्स, ठीक है, आइडियल्स क्या क्या है। सो ये सारे हर कंट्री का डिफर करता है कंट्री टू कंट्री। इस वजह से जो स्ट्रक्चर होता है कोई भी एनसाइक्लोपीडिया का, कोई भी कंट्री का, वो हर एक कंट्री से अलग अलग होता है। एनसाइक्लोपीडियाज कैन बी अ मीडियम ऑफ स्ट्रेंथिंग नेशनल आइडेंटिटी। नाउ एनसाइक्लोपीडिया से क्या हो सकता है कि नेशनल आइडेंटिटी बन सकता है,
ठीक है। नाउ नेशनल आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि समझ लीजिए कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सारे एनसाइक्लोपीडियाज बनाए गए, मतलब महाराष्ट्र का पूरा हिस्ट्री कवर किया गया। ओके, सो इससे क्या होगा कि अगर आपके स्टेट का या आपके नेशन का आपको अगर हिस्ट्री पता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन तक उसको और बेहतर बना सकते हो। और जितना आप बेहतर बनाते रहोगे अपने कल्चर को, ठीक है, या फिर अपने स्टेट के जो भी ज़रूरती चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि पहले के ज़माने में किस तरीके से इसको हैंडल किया जाता था और अब इसको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं, तो आपका जो भी स्टेट है या फिर नेशन है वो मजबूत होता जाता है, वो स्ट्रांग बनता जाता है। ठीक है, सो आप यहाँ देखोगे तो ये भारतीय लिखा है, ये एक्चुअली भारतीय होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भारतीय सांस्कृतिक कोश एडिटेड बाय महादेव शास्त्री जोशी, making knowledge in all spheres of life accessible to everybody can be one of the major drives behind the creation of encyclopedias. And inspiration to gain and spread knowledge motivates either individual or a group of people to create encyclopedias. Now यहाँ पर जो महादेव शास्त्री जोशी जी थे उन्होंने क्या किया, भारतीय सांस्कृतिक कोश ये चीज़ को मतलब बनाया गया, ठीक है, एडिटेड बाय हिम। सो उसमें लाइफ से रिलेटेड वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी कि लाइफ में एक इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है। ठीक है, भारतीय के जितने भी सांस्कृतिक चीज़ें थी वो सारी उसमें इंक्लूडेड थी। सो ये जो नॉलेज है ये पूरा एक बुक में क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। एंड ये बुक सबके लिए एक्सेसिबल था, सब लोग इसको पढ़ सकते थे। तो अगर सब लोग पढ़ सकते हैं तो क्या हो रहा है, नॉलेज स्प्रेड हो रहा है। नाउ इस तरीके से ये जो तरीका था महादेव शास्त्री जोशी जी का, ये तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग थे, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर आप इंडिविजुअल पीपल पकड़ लो, ये लोग इंस्पायर्ड हुए कि हाँ हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि नॉलेज जो है, जो इंफॉर्मेशन है वो आगे तक स्प्रेड हो, आगे की जनरेशन को भी मिले कि हम किस तरीके से जिंदगी जीते थे, हमारा कल्चर क्या था। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंस्पिरेशन के तौर पर सबके मन में आई। Hence, encyclopedias are looked upon and as outstanding achievements of a society. So, तभी से ये सोसाइटी के लिए एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हो गया। आप बोल सकते हो कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं ये हमें मिलता ही नहीं अगर ये एनसाइक्लोपीडिया या फिर हिस्ट्री को प्रिजर्व नहीं किया जाता। तो इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कलेक्टिव इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी ऑफ अ सोसाइटी। नाउ ये मैनिफेस्टेशन का मतलब है ये लगातार चलते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, एंड इसमें अलग अलग क्रिएटिविटी बनती रहनी चाहिए ताकि सोसाइटी में टाइम के हिसाब से चेंजेस आ सके। सो यहाँ ऑरेंज कलर बॉक्स में कुछ अर्ली एनसाइक्लोपीडियाज के नाम दिए हुए हैं, ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री, वॉज द फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया बाय प्लिनी द एल्डर, फर्स्ट सेंचुरी एडी में इसको बनाया गया। सेकेंड है एनसाइक्लोपीडिया, द एनसाइक्लोपीडिया बाय डिडेरॉट, द फ्रेंच फिलोसोफर ऑफ द 18th century CE। थर्ड है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, दिस encyclopedia was first published in 1767. This is supposed to be an important milestone in the making of encyclopedia. So encyclopedia britannica बहुत ही important साबित हुआ, मतलब इसने ज़्यादा इंस्पायर किया encyclopedia मेकिंग में। There is an ancient tradition like निघंटु, शब्दकोश एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी थे, सारे नाम नहीं दिए हुए हैं। द encyclopedic work of मनुभव सेक्ट। नाउ यहाँ पर जो मनुभव नाम है वो एक ग्रुप का नाम है, क्योंकि यहाँ पर सेक्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। नाउ इस ग्रुप ऑफ पीपल में जो भी लोग डिफरेंट लोग रहते हैं उनके जो सोच है वो डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स के होते हैं। ओके, राज व्यवहार कोश प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रेगन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज आर इंपॉर्टेंट इन द बुक्स ऑफ मेडिवल पीरियड। नाउ हम सबको पता है कि मेडिवल पीरियड में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज हुआ करता था उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी था। सो राज व्यवहार कोश नाम से ही आपको समझ में आता है कि राज व्यवहार मीन्स राज्य की पूरी जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड कोई ऐसी बुक्स बनाई गई थी जिसमें पूरा मैनेजमेंट कैसे करना है उसका डिटेल दिया हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनसाइक्लोपीडियाज ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स। नाउ हिस्ट्री से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स थे उनमें कैसे एनसाइक्लोपीडिया बनाए गए वो देखते हैं। देयर इज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ क्रिएटिंग एनसाइक्लोपीडियाज ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट। ओके, बहुत ही रिच ट्रेडिशन थी। एंड भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, नाउ ये पहला वाला है, भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश। नाउ ये नाम से ही आपको समझ में आता है कि इसमें बहुत ही पुराने चीज़ों के बारे में ज़रूर इसमें जिक्र किया गया होगा, क्योंकि प्राचीन वर्ड है। बाय रघुनाथ भास्कर गोडबोले इन्होंने ये किया था।
1876 को इज़ द अर्लीस्ट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ दिस काइंड। तो ये जो प्राचीन ऐतिहासिक है इस काइंड का ये पहला वाला था। इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इंडिविजुअल्स एंड प्लेसेस इन एंशियंट इंडिया। इस एनसाइक्लोपीडिया में क्या चीज़ें थी, अलग अलग लोगों के बारे में, जगहों के बारे में जो भी इंडिया में है, अकॉर्डिंग टू द एडिटर। अब इसको जिसने एडिट किया था, ठीक है, उस उनके हिसाब से क्या है, दोज इंडिविजुअल हु लिव्ड इन भारतवर्ष, ओके, भारतवर्ष मतलब इंडिया में जो भी लोग भारतवर्ष में रहते थे, अर्नड अ नेम फॉर देमसेल्फ। उस एनसाइक्लोपीडिया में ये बताया गया है कि लोगों ने अपनी गुडविल बनाई, अच्छे अच्छे ऐसे कंट्रीब्यूशन किए, मेजर कंट्रीब्यूशन किए देश के लिए कि उनको वो एक नाम मिला, वो एक टाइटल मिला, एक गुडविल मिला। एंड वर पार्ट ऑफ अस अलॉन्ग विद देयर वुमन, देयर सन्स, देयर रिलीजन। मतलब आप बोल सकते हो कि अपने फैमिली के साथ वो भारतवर्ष में सभी लोग एक साथ रहते थे। यहाँ पर बोला है ना, एंड वर पार्ट ऑफ अस का मतलब होता है हम सब एक ही मतलब थे। एनसाइक्लोपीडिया में इस तरीके से जिक्र किया गया है कि वो नाम कमाने के बाद भी, गुडविल मिल जाने के बाद भी वो अपने मतलब बिहेवियर से, अपने टच से, कॉमन टच से वो दूर नहीं हुए और सब साथ ही में रहते थे। देयर सन्स, देयर रिलीजन्स, देयर लैंड्स एंड कैपिटल्स, मतलब सब कुछ के बारे में जिक्र किया गया है, उनके बच्चों के बारे में, उनके रिलीजियस के बारे में, उनका कल्चर कैसा था, ठीक है, एंड रिवर्स, माउंटेन इन देयर लैंड्स, वॉट एवर देयर हिस्ट्री इज गिवन इन दिस एनसाइक्लोपीडिया। तो जो भी पूरी हिस्ट्री है वो पूरी सारी की सारी इसमें दी गई है। 23 volumes of Maharashtriya Dhyankosh edited by श्रीधर वेंकटेश केटकर आर अवेलेबल नाउ। श्रीधर वेंकटेश केटकर जी के द्वारा एडिट किए गए महाराष्ट्रीय ध्यानकोश के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। द मेजर ड्राइव फॉर केटकर इन क्रिएटिंग इट। सो श्रीधर वेंकटेश केटकर ने ये ज़रूरी क्यों समझा कि ये क्यों बनाना चाहिए महाराष्ट्रीय ध्यानकोश। तो नाम से ही आपको समझ में आएगा कि महाराष्ट्रीय ध्यानकोश का मतलब है महाराष्ट्र से रिलेटेड, ओके, वॉज टू फैसिलिटेट wider access to the knowledge and to expand the intellectual sphere of Marathi speaking people. Now श्रीधर वेंकटेश केटकर ये चाहते थे कि मराठी स्पीकिंग पीपल जो है उनके बारे में जो कुछ भी हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड एक्सेस में फैल जाए, ओके, वाइडर स्पेस में फैल जाए। फैल जाए का मतलब है लोगों को पता चले कि हाँ, मराठी स्पीकिंग लोगों का भी एक कल्चर है, वो भी एक तरीके के ट्रेडिशंस उनके अलग होते हैं, ठीक है। इस वजह से his was far reaching view of history which is reflected in these volumes। तो आप देख सकते हो कि 23 वॉल्यूम्स है, मतलब आप बोल सकते हो कि 23 पार्ट्स है, ओके, एंड ये 23 पार्ट्स में श्रीधर वेंकटेश केटकर जी के नॉलेज को आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि उनको कितनी ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में नॉलेज थी। आप अगर ये वॉल्यूम पढ़ोगे, ये बुक पढ़ोगे महाराष्ट्रीय ध्यानकोश, ओके, टोटल 23 वॉल्यूम्स है, 23 पार्ट्स है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वेंकटेश केटकर जी के नॉलेज कितनी ज़्यादा वास्ट थी और वो कितने नॉलेजेबल पर्सन थे। नेक्स्ट है भारतवर्षीय चित्रकोश इज अनदर इंपॉर्टेंट एनसाइक्लोपीडिया। नाउ ये एक और एनसाइक्लोपीडिया है। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव एस्टैब्लिश्ड अ कमिटी। सो किन्होंने ये किया था, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव ने एक कमिटी बनाई थी, एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप का नाम क्या रखा गया था, भारतीय चित्रकोश मंडल, फॉर पब्लिशिंग दिस एनसाइक्लोपीडिया। सो कौन सी एनसाइक्लोपीडिया की बात हो रही है यहाँ पर, भारतवर्षीय चित्रकोश, ओके। सो ये चित्रकोश को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जो कि सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव जी ने बनाया और उस ग्रुप का नाम रखा गया भारतीय चित्रकोश मंडल। 3 वॉल्यूम्स वेर पब्लिश्ड। तो टोटल 3 ऐसे पार्ट्स पब्लिश किए गए थे। नेमली देखते हैं कौन से हैं। भारतवर्षीय प्राचीन चित्रकोश। नाउ इसमें अगेन आप प्राचीन वर्ड देख सकते हो, मतलब इसमें बहुत ही पुराने ट्रेडिशंस के इंफॉर्मेशन ज़रूर होंगे, जो कि 1932 को पब्लिश किया गया। नेक्स्ट भारतवर्षीय मध्ययुगीन चित्रकोश। मध्ययुगीन का मतलब होता है स्टार्ट किए फिर धीरे धीरे जो मेडिवल वाला पीरियड था उसको मध्ययुगीन बोलते हैं, ठीक है। तो 1937 को पब्लिश किया गया। एंड भारतवर्षीय अर्वाचीन चित्रकोश। तो नीचे दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें उस एक चित्रकोश में थी, चलो देखते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या क्या इंक्लूडेड है। फर्स्ट वॉल्यूम का मतलब हम कौन से चित्रकोश के बारे में बात कर रहे हैं, भारतवर्षीय प्राचीन चित्रकोश जो 1932 को पब्लिश किया गया था। तो उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन ऑन द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल मेंशन इन द वैदिक लिटरेचर इंक्लूडिंग श्रुति, स्मृति, सूत्रस, वेदांगस, उपनिषद, ऑल्सो पुराण्स, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। सो ये सारे लिटरेचर के नाम हैं। लिटरेचर का मतलब आप बोल सकते हो कि बुक्स के नाम हैं। इन बुक्स में
जिन लोगों के बारे में मेंशन किया गया है ऑलरेडी, ओके, ये जो वैदिक लिटरेचर इंक्लूडिंग श्रुति स्मृति, ये सब लिटरेचर में जिन लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, उन सब का एक कंपाइलेशन बना के उसको भारतवर्षीय प्राचीन चित्रकोश में इंक्लूड किया गया है, उसमें बताया गया है, ओके, 1932 को जो पब्लिश हुआ था। सो आप अगर ये भारतवर्षीय प्राचीन चित्रकोश को पढ़ोगे तो आपको सारा वैदिक लिटरेचर का सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट, सिमिलरली द अदर 2 वॉल्यूम कंटेन बायोग्राफीज ऑफ इंडिविजुअल इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने अपना नाम बनाया, कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन देके देश के लिए, उनके बायोग्राफीज को कवर किया गया था बाकी के 2 वॉल्यूम में। तो बाकी के 2 वॉल्यूम कौन से थे? मध्ययुगीन चित्रकोश जो 1937 को पब्लिश किया गया, एंड भारतवर्षीय अर्वाचीन चित्रकोश जो 1946 को पब्लिश किया गया। तो ये दोनों में बायोग्राफीज है इंडिविजुअल्स के, और रिस्पेक्टिव पीरियड का मतलब मैंने बताया कि जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 में किसी ने कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन किया देश के लिए, तो उनका एक नाम हो गया, तो उनका बायोग्राफी। फिर 21 में कोई करेगा, 22 में कोई करेगा, उस हिसाब से बोला है रिस्पेक्टिव पीरियड्स। कुछ स्पेशल एन्साइक्लोपीडियाज भी है, जैसे कि फर्स्ट वन, संगीत शास्त्रकर कलावंत यांचा इतिहास। मतलब इसमें संगीत से रिलेटेड सारे जो शास्त्र है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वर्ड्स है, जो भी ट्यून है, ठीक है, संगीत से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड जो भी है, वो इसमें सारा इतिहास इसके अंदर है कि किस तरीके से संगीत का डिस्कवरी हुआ, किस तरीके से उसका और ज़्यादा वो डेवलप हुआ, ठीक है, वो सारा इसके अंदर है। जो किसने लिखा है? लक्ष्मण दत्तात्रेय जोशी ने लिखा है। क्रांतिकारांचा चित्रकोश सेकेंड वन है। नाउ क्रांतिकर जो वर्ड है उससे ही आपको समझ में आना चाहिए कि क्रांतिकर जो रिवॉल्यूशनरीज थे हमारे, उनके बारे में है कुछ। तो SR दत्ते ने इसको लिखा है। इट कंटेन बायोग्राफीज। बायोग्राफीज का मतलब पूरी, आप बोल सकते हो कि एक पूरी स्टोरी एक एक रिवॉल्यूशनरीज के ऊपर। तो इलस्ट्रेशंस भी है। इलस्ट्रेशंस का मतलब उसमें इमेजेस भी डाला हुआ है ऑफ अबाउट कितने 250 इंडियन रिवॉल्यूशनरीज के। नेक्स्ट थर्ड वन है स्वतंत्र सैनिक चित्रकोश। नाउ स्वतंत्र सैनिक चित्रकोश जो NR पाठक ने लिखा है। इट कंटेन द बायोग्राफी ऑफ दोज हु सफर्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट एंड दोज हु डिवोटेड देयर लाइफ फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो यहाँ पर जो हु सफर्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब हो गया, देखो ना, जब ब्रिटिश थे तो अगर इंडियंस थोड़ी सी भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे या कुछ भी करते थे तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। तो मतलब वो एक्चुअली इनजस्टिस था, ठीक है। तो वैसे पनिशमेंट दिए गए थे। इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल में रखा जाता था। देन दोज हु डिवोटेड देयर लाइफ, डिवोटेड देयर लाइफ का मतलब है कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरीज थे, कुछ कहाँ सारे रिवॉल्यूशनरीज ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब पूरी ज़िंदगी अपनी दे दी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थल कोश। स्थल कोश का मतलब, स्थल का मतलब होता है प्लेस। सो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़। ये तो सबको पता है, क्योंकि अगर हमें कोई हिस्टोरिकल चीज़ें कहीं से मिलती है तो वो जो प्लेस है, वो जो लोकेशन है, उसके बारे में भी पूरा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। सो आप जब किसी भी लोकेशन का कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो। ओके, सो एनसाइक्लोपीडियाज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अवेलेबल। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में भी पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो फर्स्ट है स्थानपोथी एनसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट, जो कि 14th सेंचुरी में इसको कंपोज किया गया था। नाउ इसको किसने कंपोज किया था? मुनि व्यास ऑफ मनुभव सेक्ट। मैंने आपको बताया था मनुभव सेक्ट एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके जो भी बिलीव्स है, रिलीजियस बिलीव्स है, लेकिन डिफरेंट है एक दूसरे से। सो वही मनुभव सेक्ट, वही मनुभव ग्रुप में से मुनि व्यास, उन्होंने ये स्थानपोथी टेक्स्ट को कंपोज किया था। इट डिस्क्राइब ऑल दोज प्लेसेस विजिटेड बाय चक्रधर स्वामी। नाउ चक्रधर स्वामी, जिनका आप फोटो देख सकते हो, इन्होंने जो जो भी प्लेस विजिट किए थे इंडिया में, वो सारे प्लेसेस के बारे में इस स्थानपोथी में लिखा गया है, पूरा इंक्लूड किया गया है। इन शॉर्ट अगर आप बोलोगे तो अभी के टाइम में जैसे यूट्यूब में सब ब्लॉगिंग करते हैं ना, ठीक है, अलग अलग जगह पर जाके, तो वही चीज़ यहाँ पर ये स्थानपोथी में किया गया है। सो इट डिस्क्राइब ऑल दोज प्लेसेस विजिटेड बाय चक्रधर स्वामी। और ये चक्रधर स्वामी थे कौन? द फाउंडर ऑफ
मनुभव सेक। तो वो जो मनुभव सेक जो पूरा एक ग्रुप था उसके फाउंडर थे ये। ओके, उन्होंने इस ग्रुप को स्टार्ट किया था, मतलब बनाया था। इट गिव्स अस एन इंक्लिंग अबाउट महाराष्ट्र इन दोस डेज। तो महाराष्ट्र के बारे में इंफॉर्मेशन ये हमें देते थे। इट ऑल्सो गिव्स अस डिटेल अबाउट द टाइम, प्लेस एंड बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन लीला चरित्र। नाउ ये लीला चरित्र जो है ये भी एक बुक है। इसमें जो कुछ भी इवेंट्स के बारे में बताया गया है, उस इवेंट्स के टाइम, प्लेसेस, ठीक है, और वो प्लेस कैसा है, उस प्लेस का पूरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इस लीला चरित्र में दिया हुआ है। हेंस इट इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर राइटिंग अबाउट द लाइफ ऑफ चक्रधर स्वामी। सो ये एक बहुत ही अच्छा एक सोर्स है, मीन्स ये जो बुक है ये एक सोर्स अच्छा है कि वहाँ से हम ये देख के समझ सकते हैं कि चक्रधर स्वामी का लाइफ कैसा था। सेकेंड है प्राचीन भारतीय स्थलकोश 1969। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव कंपाइल्ड दिस एनसाइक्लोपीडिया बुक। ओके, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव ने क्या किया, ये जो प्राचीन भारतीय स्थलकोश है 1969 को, इसको पूरा कंपाइल किया। कंपाइल करना मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों को लेके, बहुत सारा इंफॉर्मेशन अलग अलग टॉपिक्स के लेके एक बुक में जब हम उसको इंक्लूड कर देते हैं उसको बोलते हैं कंपाइल्ड करना। तो ये कंपाइल किसने किया था, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव जी ने किया था। और उस बुक का नाम क्या रखा था, प्राचीन भारतीय स्थलकोश। अब प्राचीन से आपको ये समझ में आ ही जा रहा है कि प्राचीन का मतलब होता है एकदम पुराने से पुराना। उसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन थी जरा देखते हैं। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस के बारे में थी, ठीक है। अब ये कौन से प्लेस थे, ये प्लेस जो वैदिक लिटरेचर में मेंशन किया गया है वो प्लेसेस के बारे में। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो है, पाणिनि ग्रामर में है, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण, मेडिवल संस्कृत लिटरेचर एंड शब्दकोश। ऑल्सो इन जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी किया है, एंड ग्रीक, चाइनीज, पर्शियन लिटरेचर में भी इसको किया गया है। नेक्स्ट है विश्वकोश। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑनरेबल श्री यशवंतराव चौहान इनिशिएटेड द कंपाइलेशन ऑफ मराठी विश्वकोश। तो ये जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे तभी के, यशवंतराव जी, उन्होंने मराठी विश्वकोश बनवाया। और मतलब कंपाइलेशन का मतलब अगेन बहुत सारे जगह से बहुत सारा टॉपिक्स लिया गया और उसका एक नया बुक बनाया गया थ्रू महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल। तो एक मंडल मीन्स एक ग्रुप पूरा था जिन्होंने इस काम में मदद की, मतलब इस काम को आगे बढ़ाया विथ अ व्यू टू एनहांस द स्पीयर ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका एम क्या था कि मराठी लैंग्वेज और मराठी का जो लिटरेचर है, जो मराठी का जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो सबको पता चलना चाहिए और उसको आगे के जनरेशन तक लेके जाने के लिए ये करना जरूरी था। तर्कतीत लक्ष्मण शास्त्री जोशी, इनके गाइडेंस में, मतलब ये सबको गाइड कर रहे थे कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, मतलब एक टीम लीडर जो होता है वैसा। इट कंटेन नॉलेज अबाउट ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो कि सारे जितने भी वर्ल्ड में सब्जेक्ट्स है, सारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के जो नॉलेज है इसमें इंक्लूड किया गया है। इट ऑल्सो कंटेन वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फर्स्ट टाइम हुआ था, एंट्रीज, ओके, सो उसके बारे में भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति कोश। 10 वॉल्यूम ऑफ भारतीय संस्कृति कोश वेर एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय महादेव शास्त्री जोशी। तो महादेव शास्त्री जोशी के द्वारा टोटल 10 वॉल्यूम का मतलब 10 पार्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, भारतीय संस्कृति कोश का बनाया गया। दिस वॉल्यूम कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वेरियस एथनिक एंड लिंग्विल ग्रुप, लोकल हिस्ट्री ऑफ दोज ग्रुप्स, देयर फेस्टिवल्स एंड देयर अदर कल्चर एस्पेक्ट्स। सो इसमें क्या है, इंडिया का पूरा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वेरियस एथनिक मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोग, उनकी अलग अलग लैंग्वेज, उनकी अलग अलग अब कम्युनिटी के अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, रहने वाले, उनके हिस्ट्री, लोकल हिस्ट्री ऑफ दोस ग्रुप्स। तो अलग अलग जो मैंने अभी बताया ना आपको ग्रुप्स होते हैं, तो उनकी भी हिस्ट्री इसमें है। एंड क्या क्या फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते थे, वो सारे फेस्टिवल्स, एंड कौन सा कल्चर वो मानते थे, कैसे उनकी अलग अलग कल्चर थी, वो सारे चीज़ों के बारे में भारतीय संस्कृति कोश में टोटल 10 वॉल्यूम है, जिसमें इसमें महादेव शास्त्री जोशी ने पूरा इंक्लूड किया है, जिसको अगर आज हम पढ़ेंगे तो पूरा हमें समझ में आएगा, पता चलेगा कि तब कैसे लोग रहा करते थे, कैसे उनकी कल्चर थी, ठीक है, किस तरीके के फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते थे।
ओके, नेक्स्ट संध्या कोश। नाउ संध्या कोश क्या है? देयर आर एनसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब लिखाई, ये जैसे जो भी हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं ये टेक्स्ट है। ओके, देयर आर एनसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द टर्मिनोलॉजी। नाउ टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करते हुए मतलब कोई भी एक टर्म, जैसे कि यहां पर देखो ना लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस कोलोनिज्म। नाउ कोलोनिज्म का मीनिंग निकलता है, ठीक है। सो उसका मीनिंग हमको क्या करना पड़ता है? डिक्शनरी में देखना पड़ता है। उसी तरह ग्लोबलाइजेशन भी एक टर्म है, तो इसका भी एक बड़ा सा मीनिंग निकलेगा, एक्सेट्रा। और भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जिसका मीनिंग होता है, तो वो मीनिंग इस संध्या कोश में है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी, जैसे कि अगर आपने कोई एक ऐप बनाया है, वो ऐप को ग्लोबलाइज करना है। ग्लोबलाइज का मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में चलाना है। तो ये हुआ ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग कि जब कोई भी चीज़ एक जगह से पूरी दुनिया में फैल जाए उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। सो ऐसा जो पूरा मीनिंग है, ये मीनिंग संध्या कोश में लिखा हुआ है बहुत सारे ऐसे टर्म्स के। अभी यहां पर हम पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। सच टेक्स्ट आर यूजफुल फॉर द टीचर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये टीचर्स लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट नहीं देख सकते, स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। ओके, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑफ हिस्ट्री, नाउ हिस्ट्री के टीचर्स स्पेशली कैन फाइंड एम्पल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज। एम्पल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है जितने भी हिस्ट्री टीचर्स हैं इनके पास ये अपॉर्चुनिटी होता है कि ये भी अपना एनसाइक्लोपीडिया तैयार करे। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल टाइप्स रिक्वायर एक्सपर्ट इन हिस्ट्री। सो ये तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि एनसाइक्लोपीडिया अगर बनाना है तो एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एवरी सब्जेक्ट हैज़ अ डेवलपमेंटल हिस्ट्री। सो हर सब्जेक्ट में एक डेवलपमेंटल हिस्ट्री होता है। इसका मतलब क्या है कि रिसर्च वर्क चालू है और जो हिस्ट्री है वो बनता जा रहा है, वो डेवलप होता जा रहा है। इसका मतलब है हर एक सब्जेक्ट का जो हिस्ट्री है वो एक मेंटेन किया जाता है कि सब्जेक्ट किस तरीके से अपडेट हो रहा है। जैसे कि हमारे जो टेक्स्ट बुक्स है वो आप देख सकते हो कि आज से 10 साल पहले उसमें क्या कंटेंट थी, आज कैसे कंटेंट है, ठीक है। तो अपग्रेड होता रहता है और हर एक सब्जेक्ट का एक हिस्ट्री रहता है कि किस तरीके से वो अपग्रेड हो रहा है एंड उसमें कौन से नए नए कंटेंट्स जो ज़रूरी है वो इंक्लूड किया जा रहा है। अब आप देखोगे तो ये जो कोरोना वायरस चल रहा है ये आज फरवरी मतलब मार्च में चालू हुआ था, तो मार्च से अब आज जुलाई है, तो मार्च से जून तक एक हिस्ट्री बन चुका है, लेकिन अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। तो इसका जो हिस्ट्री है ये अभी तक प्रोसेस में है, ये डेवलपमेंट होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं हर दिन एक एक हिस्ट्री का पेज भरता जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री कैन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ वेरियस टाइप्स। तो जो स्कॉलर्स लोग हैं, जो रिसर्चर्स लोग हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, ये लोग अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एनसाइक्लोपीडियाज में अपने वेरियस तरीके से, रिसर्च वर्क से। ओके, आफ्टर स्टडिंग दिस टेक्स्ट बुक यू मस्ट हैव नोटेड दैट with specialization in history one can get access to several career opportunities in various fields। तो आज हमने जब ये लेसन पढ़ा इससे हमें क्या सीखने मिला? इससे हमें ये सीखने मिला कि अगर आप हिस्ट्री में कोई एक स्पेशलाइजेशन पढ़ोगे, मीन्स कोई एक स्पेशलाइजेशन डिग्री लोगे, तो आपका करियर अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री में बहुत सारा है। जैसे म्यूज़ियम का मैंने बताया आपको फर्स्ट पार्ट में कि म्यूज़ियम में आप क्या क्या कर सकते हो, वहाँ पर एक करियर अपॉर्चुनिटी है। लाइब्रेरियन का एक करियर अपॉर्चुनिटी है। देन यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया को बनाने में, मीन्स उसको तैयार करने में जो एक्सपर्ट्स चाहिए, तो आप जब स्पेशलाइजेशन कर लोगे तब आप एक्सपर्ट कहलाते हो, तो तब आप इस फील्ड में जा सकते हो। तो हिस्ट्री में करियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है। यू कैन चूज योर फ्यूचर करियर विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन इन दिस टेक्स्ट बुक। तो ये टेक्स्ट बुक में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो आप इससे इंफॉर्मेशन लेके आप अपना रिसर्च कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। हिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है और मज़ा भी आता है पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना, कैसे बनाया गया, कैसे क्या हुआ, ठीक है। सो आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा हिस्ट्री में। ये लेसन को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। लास्ट जो पार्ट है ये एनसाइक्लोपीडियाज का, ये बहुत एक्चुअली बड़ा हो गया क्योंकि ये इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत सारा है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे, इसलिए ये वीडियोस थोड़ा बड़ा हो गया है। सो आई होप आपको बोर नहीं हुआ होगा। मैंने सारे चीज़ों का इसलिए ख्याल रखा है कि आपका इंटरेस्ट ना खो जाए, इसलिए ये थर्ड पार्ट है इस लेसन का। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।